पुलिस ने डकैत केशव को धौलपुर के बीहड़ में घेरा। 1.25 लाख के इनामी के आतंक का अंत, करीब चरवाई की मदद से भागा। राजस्थान, यूपी, एमपी में आतंक का पर्याय और 1.20 लाख के इनामी कुख्यात डकैत केशव गुर्जर के आतंक का अंत नजदीक है। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह खुद 3 थानों और क्यूआरटी टीम के 100 जवानों के साथ 3 दिन से बीहड़ में कैंप किए हुए हैं और केशव को राजस्थान के बीहड़ तक समेट दिया है। पूरी रात पुलिस टीम ने बीहड़ के पहाड़, पुराने किले और नालों में 25 किलोमीटर तक डकैत केशव को ढूंढा। सोमवार रात 10 बजे जवानों ने केशव को चंबल के पास ढूंढ निकाला, लेकिन वहीं एक चरवाहे ने सिग्नल दे दिया। कुछ ही पल में केशव झाड़ियों में गुम हो गया। पुलिस ने इसलिए फायरिंग नहीं खोला कि कहीं ग्रामीण को नुकसान हो जाए। इसके बाद निशानदेही की आधार पर टीम बीहड़ में निकल पड़ी। पूरी रात 25 किलोमीटर तक पीछा किया, लेकिन केशव हाथ नहीं लगा। हालांकि एमपी भागने के रास्ते को टीम ने ब्लॉक कर दिया है और केशव को राजस्थान तक सीमित कर दिया है। केशव का पीछा कर रही टीम के पास AK-47 जैसे आधुनिक हथियार हैं। इसके अलावा एसबी के पास MP5 और अन्य के पास पिस्टल जैसे हथियार भी हैं। पिछले दशकों में पुराने डकैतों साथ और अनुभव से केशव इतना शातिर हो गया है कि वह गैंग नहीं बनाता। जो 5-6 साथी हैं वो अलग अलग रहकर ही ऑपरेट करते हैं। 10 साल से चल रहा है फरार। बताया जा रहा है कि अभी केशव गुर्जर के पास करीब 600 राउंड गोलियों का जखीरा है। वह धौलपुर के कुदिन्ना गांव का ही रहने वाला है। 10 साल से फरार चल रहा है। मुरैना और राजस्थान पुलिस ने मिलाकर इस पर 1.20 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। केशव की गैंग राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वारदातें करती है। गैंग में 2 दर्जन के लगभग सदस्य बताए जाते हैं, जो समय समय पर कम ज्यादा होते रहते हैं। स्थायी सदस्यों के पास आधुनिक हथियार हैं, जिसमें अठखेड़ा तक शामिल बताई जाती हैं। इसका मूवमेंट राजस्थान में अधिक रहता है। अभी तक 2.5 दर्जन से अधिक अपराध लंबित हैं। गैंगस्टर की तरह काम करता है। केशव परिवार भी नहीं है। केशव की कोई कमजोरी भी नहीं है जिससे पुलिस को उसका सुराग ढूंढने में मदद मिले। उसने ना तो शादी की है और ना ही उसका कोई परिवार है। यहाँ तक कि कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। इससे पुलिस को उसका सुराग लगाने में मुश्किल आ रही है। केशव ने डकैती की परंपरा को बदला है। वह अब डकैतों की तरह काम न करके गैंगस्टर की तरह काम कर रहा है। वह आमतौर पर किसी व्यक्ति पर फायरिंग नहीं करता, सिर्फ फोन कॉल से फिरौती वसूलता है। अब तक उस पर हत्या का भी एक ही मुकदमा दर्ज है। 5 मुठभेड़ हो चुकी 6 माह में। धौलपुर में एसपी धर्मेंद्र सिंह की नियुक्ति होने के बाद से 6 महीने में पुलिस की केशव के साथ 5 बार मुठभेड़ हो चुकी है। नवंबर के पहले सप्ताह में चंद्रपुरा के बीहड़ में हुई मुठभेड़ में दोनों तरफ से 190 राउंड फायरिंग हुई थी। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। इच्छापूर्ति फाउंडेशन द्वारा गरीब असहाय बच्चों के लिए गर्म मौजों का किया वितरण। शहर में आज इच्छापूर्ति फाउंडेशन द्वारा आदर्श विद्या मंदिर किरीबाड़ी में गरीब असहाय बच्चों के लिए गर्म मौजों का वितरण किया गया। इच्छापूर्ति फाउंडेशन के फाउंडर रामू चौधरी ने बताया कि विद्यालय के प्रधानाचार्य रामकुमार शर्मा ने फाउंडेशन को अवगत कराया कि उनके विद्यालय में कुछ गरीब एवं आवश्यकता वाले बच्चों पर गर्म मौजा का अभाव है एवं कड़ाके की सर्दी में ठिठुरते रहते हैं। इस आवश्यकता को देखते हुए इच्छापूर्ति फाउंडेशन के फाउंडर रामू चौधरी द्वारा फाउंडेशन के सदस्यों से चर्चा कर एवं सरला बंसल धर्मपत्नी अशोक बंसल चौधरी के सहयोग से बच्चों को मौजे वितरण करने का निर्णय लिया। आज मौजा वितरण के समय स्कूल के प्रधानाचार्य रामकुमार शर्मा, देवेंद्र चंद्र, शिव निवास शर्मा, खुशबू, अंकिता, राजीव, रामनिवास, विनोद कुमार, मुकेश कुमार, कमलेश नागर, पवन शर्मा, ममता, शशि वर्मा, मनोज कुमार पचौरी, राकेश शर्मा, अध्यापक श्रीमती सरला वसंत, अशोक चौधरी, राम कुमार बंसल एवं विद्यालय का स्टाफ उपस्थित रहा। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। गैस सिलेंडर में लीकेज के बाद हीटर से ब्लास्ट। बाड़ी में कार्रवाई करने पहुंचा रसद विभाग, लेकिन बंद मिली दुकान। बाड़ी शहर के सर्राफा बाजार में सोमवार की शाम अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान लीकेज हुई गैस और बिजली हीटर से लगी आग और ब्लास्ट की घटना में 4 लोग झुलस गए थे। साथ में बाजार में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था। इस दौरान आसपास के लोगों ने जैसे तैसे आग बुझाई और सभी झुलसे हुए लोगों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया था, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ झुलसे हुए घायलों में से एक की हालत गंभीर होने पर दूसरी जगह रेफर कर दिया गया। पूरे मामले को लेकर आज मंगलवार को रसद विभाग की प्रवर्तन निरीक्षक समीक्षा सिंह गैस सिलेंडर एजेंसी संचालकों के साथ बाजार में आई और पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान उनको जिस दुकान में घटना हुई वह तो बंद मिली। ऐसे में आसपास के दुकानदारों से जानकारी ली और रिपोर्ट तैयार कर मामले की खानापूर्ति कर चली गई। घटना को लेकर जब समीक्षा सिंह से जानकारी चाहिए और पूरे बाजार में अवैध गैस रिफिलिंग के हो रहे इस कारोबार पर अंकुश लगाने की बात कही तो समीक्षा सिंह ने कहा कि उक्त मामले की जानकारी की गई है, अभी तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार की गई है। साथ में बाजार में यदि कहीं पर अवैध गैस रिफिलिंग हो रही है तो इसको लेकर बाड़ी शहर में गुप्ता गैस एजेंसी और ग्रामीण क्षेत्र में खानपुर गैस एजेंसी के संचालकों को पाबंद किया है। उनके द्वारा पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी और मामले की सूचना विभाग को पहुंचाने पर कार्रवाई की जाएगी, जिससे आगे कोई बड़ी घटना ना हो।
बड़ा हादसा टला। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि उक्त घटना में बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन माता रानी की कृपा से टल गया। क्योंकि हीटर में लीकेज गैस ने आग पकड़ी और तेज आवाज हुई, जिससे दुकान में मौजूद चारों लोग झुलस गए, लेकिन चिंगारियां आसपास नहीं बिखरी। अन्यथा सामने गद्दों की बड़ी दुकान थी, जिसमें फॉर्म के हजारों गद्दे रखे हुए थे। यदि वहां आग बढ़ती तो बड़ा हादसा हो सकता था। हमने जैसी जांच की है कि दुकान तो बंद मिली है, लेकिन आस पड़ोसी लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया है कि ये बेसिकली ये नितिन नाम के व्यक्ति हैं जो इस दुकान पर काम करते हैं, जिनकी ये दुकान है। ये इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं। हीटर पर रिपेयर करते वक्त किसी ग्राहक द्वारा 5 लीटर का सिलेंडर इनके लाया गया, जिसको रिपेयर करते वक्त ये घटना हुई है। और जो वस्तु स्थिति है उसकी हम जांच कर रहे हैं। मौके पर हमने इंडियन गैस एजेंसी के प्रोपराइटर और कानपुर मीना में जो गैस एजेंसी है उसके भी प्रोपराइटर को बुलाया है, जिनको ऐसी घटना के लिए हमने पाबंद किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति इलीगल अगर कोई गैस रिफिलिंग का काम करता है या फिर अगर कोई सिलेंडर ऐसे मांग करता है तो उसकी तुरंत सूचना दें, और जो भी इनके विभागीय निर्देशानुसार कार्रवाई है उसके अनुसार ये गैस की डिलीवरी करें। विभाग को आप सूचना करें अगर आपको लगता है कहीं भी ऐसी कोई कार्रवाई हुई तो उस पर हम तुरंत करें। अभी हमने पिछले महीने ही 26 तारीख को एक कार्रवाई की है, बहुत बड़ी कार्रवाई की, और रसद विभाग की तरफ से, जिसमें 89 गैस सिलेंडर हमने जब्त किए। घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई हो रही थी वो धौलपुर शहर में हो रही थी, मरेना गैस एजेंसी की। अगर हमें ऐसी कोई भी सूचना मिलती है या हम देखते हैं तो उस पर कार्रवाई तुरंत की जाए। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। बहन के घर 5 दिन पहले आया था मृतक, रेलवे लाइन कर रहा था क्रॉस। धौलपुर के न्यालगंज थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम एक बुजुर्ग की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक बुजुर्ग शाम को बहन के घर से घूमने के लिए निकला था। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। न्यालगंज थाना प्रभारी विजय मीणा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि ग्वालियर का रहने वाला बुजुर्ग कृष्णकांत 70 वर्ष पुत्र सीताराम शर्मा उम्मीदी नगर में रहने वाली अपनी बहन के घर 5 दिन पहले आया था। सोमवार शाम को मृतक घूमने के लिए घर से निकला था। रायखेड़ा बाईपास पर ओवरब्रिज के नीचे रेलवे लाइन क्रॉस करते समय वह ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। थाना प्रभारी ने बताया कि मंगलवार को परिजनों द्वारा की गई रिपोर्ट पर पुलिस ने मृतक बुजुर्ग का पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सौंप दिया है। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। सर्राफा बाजार में अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान विस्फोट। बिजली हीटर से पकड़ी सिलेंडर ने आग, 4 युवक झुलसे। प्रशासन की अनदेखी से हो सकता था बड़ा हादसा। बाड़ी शहर के व्यस्ततम सर्राफा बाजार में सोमवार की शाम घरेलू सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस रिफिलिंग के दौरान हादसा हुआ है। दुकान में लगे बिजली के रूम हीटर से गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली। इसके बाद विस्फोट हो गया, जिसमें दुकान पर काम से आए 4 युवक झुलस गए, जिन्हें बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल भी देखने को मिला। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन ने अस्पताल पहुंच घायलों से मामले की जानकारी ली है। बताया जा रहा है कि गैस रिफिलिंग का काम लाइट की दुकान पर किया जा रहा था, जहां लगे रूम हीटर से सिलेंडर ने आग पकड़ी है। बाड़ी कोतवाला थाना अधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना पर अस्पताल पहुंच मामले की जानकारी ली है। गैस सिलेंडर रिफिलिंग के दौरान हुए इस हादसे में 4 युवक घायल हुए हैं, जिन्हें नितिन मंगल 24 वर्ष पुत्र रामनाथ मंगल निवासी सर्राफा बाजार के साथ शहर के कीड़ी मोहल्ला निवासी मनीष 21 वर्ष पुत्र राजकुमार कोहली, जसवंत 16 वर्ष पुत्र राकेश कुशवाहा निवासी हौद और समीर 14 वर्ष पुत्र बल्लू लोहार निवासी तुलसीवन रोड झुलसने से घायल हुए हैं, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना कैसे हुई इसको लेकर जानकारी की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सर्राफा बाजार में गैस रिफिलिंग का काम होता है। ग्राहक 5 लीटर सिलेंडर में गैस रिफिल कराने आया था। इस दौरान पास में लगे बिजली के हीटर से गैस ने आग पकड़ ली और हादसा हो गया। शहर में जमकर होता है अवैध गैस रिफिलिंग का काम। शहर के व्यस्ततम बाजार में कई दुकानों पर गैस रिफिलिंग का यह काम धड़ल्ले से होता है, जिसको लेकर प्रशासन और पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती। रसद विभाग द्वारा आज तक मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। गैस रिफिलिंग का यह सब काम घरेलू गैस सिलेंडरों में किया जाता है। ये घंटाघर में सौदा लेने गए थे, कुछ मशीनरी बनवाने। वहाँ से इनका हीटर, मनीष है, कौन सी दुकान है वो, उसका हीटर फट गया है, उसमें छोटा सिलेंडर रखा था, तो स्पार्किंग हो गई, इससे 4 आदमी झुलस गए। आज शाम को करीब 6 साढ़े 6 बजे के आसपास में सूचना मिली थी कि मार्केट में रूम हीटर में शॉर्ट सर्किट या एकदम फटने से
और 4 आदमी झुलस गए हैं, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर उनका उपचार चल रहा है और ज़्यादा कोई गंभीर स्थिति ऐसी नहीं है, उपचार जारी है। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। जंगल में बकरी चरा रहे बुजुर्ग से मारपीट, पुलिस ने कहा डकैत केशव गुर्जर के लिए चलाया जा रहा है सर्च अभियान, ये ध्यान भटकाने की कोशिश। बाड़ी उपखंड के सोने का गुर्जर थाना क्षेत्र के कुदिन्ना साहेबपुर के जंगल में बकरी चरा रहे एक 60 वर्षीय बुजुर्ग से मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें बुजुर्गों द्वारा पुलिस के भेष में आए लोगों द्वारा मारपीट करने की बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस अधिकारियों द्वारा उक्त मामले में कोई पिटाई नहीं करने की बात कही जा रही है। घटना में घायल बुजुर्ग बाड़ी अस्पताल में भर्ती है, जिसके द्वारा पुलिस में अभी कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया। जानकारी के अनुसार सोने का गुर्जर थाना क्षेत्र के श्राद्धना के पुरा निवासी रामावतार 60 वर्ष पुत्र शोभाराम गुर्जर को सोमवार की देर रात शाम बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भर्ती बुजुर्ग का आरोप है कि पुलिस के भेष में आए हथियारों से लैस लोगों ने उसकी बुरी तरह मारपीट की है। बेवजह की गई इस मारपीट को लेकर कोई कारण भी नहीं बताया गया। उसके साथ में उसकी 10 वर्षीय बेटी भी थी, जिसने गांव जाकर जब लोगों को सूचना दी तो उन्होंने आकर उसको जंगल से ट्रैक्टर में लाकर अस्पताल में भर्ती कराया है। मामले को लेकर बुजुर्ग के साथ आए बैजनाथ और अन्य ने बताया कि उन्होंने घटना को लेकर पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं कराया है। फिलहाल वे बुजुर्ग का उपचार करा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मामले को लेकर बाड़ी सीईओ मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस द्वारा इस प्रकार का कोई मामला डांग के जंगल में नहीं किया गया है। जो भी आरोप लगाए गए हैं बेवजह हैं और बेबुनियाद हैं। बुजुर्ग से पुलिस ने कोई मारपीट नहीं की है। डकैत केशव गुर्जर को लेकर डांग में सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे ध्यान को भटकाने के लिए ग्रामीणों द्वारा बेवजह कारण उत्पन्न किए जा रहे हैं। सोने का गुर्जर पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी करने के निर्देश दिए हैं। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। नवोदय स्कूलों में प्रवेश के लिए मांगे आवेदन, डीबीटी योजना की तिथि 16 जनवरी तक बढ़ाई। अम्बेडकर डीबीटी योजना के तहत गवर्नमेंट कॉलेज में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए आवेदन की तिथि 15 दिसंबर से बढ़ाकर 16 जनवरी 2023 की गई है। इसके अलावा नवोदय स्कूल में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आवेदन मांगे गए हैं। डीबीटी योजना को लेकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी धौलपुर सीमा कुमारी ने बताया कि जिला मुख्यालय पर संचालित सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के गवर्नमेंट कॉलेज के केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रम कला विज्ञान व वाणिज्य संकाय में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय की छात्रा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए तक हो और जो घर से दूर रहकर अन्य स्थान पर कमरा किराए पर लेकर अध्ययन करते हैं, उनके लिए आवास, भोजन, बिजली, पानी सुविधाओं के पुनर्भरण राशि के रूप में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना अंतर्गत 2000 रुपए प्रतिमाह वर्ष में अधिकतम 10 माह के लिए दी जाएगी। छात्र ई मित्र व SSO ID के माध्यम से पोर्टल पर जाना के माध्यम से sso.rajasthan.in एवं sims.rajasthan.gov.in पर आवेदन कर सकेंगे। नवोदय स्कूल में प्रवेश के लिए मांगे आवेदन। जवाहर नवोदय स्कूल धौलपुर की प्रवेश परीक्षा जिले के विभिन्न केंद्रों पर 29 अप्रैल 2023 को आयोजित की जाएगी। नवोदय समिति के निर्देश अनुसार जिले के सभी गवर्नमेंट प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों से कक्षा 5वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के कम से कम 10 फॉर्म भरवाए जाएंगे। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि आवेदन के लिए नवोदय स्कूल समिति की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र 31 जनवरी तक भरे जा सकेंगे। जवाहर नवोदय स्कूल में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 31 जनवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। महिला की मौत पर परिजन बोले, डॉक्टर को बचाना चाहती है पुलिस, गलत इलाज से हुई थी मौत, जांच में अनियमितता बरतने का लगाया आरोप। धौलपुर शहर के डॉक्टर ब्रजमोहन मंगल के प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत मामले में पीड़ित पक्ष ने कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन दिया है। परिजनों ने मामले की जांच में अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जांच में इस तरह के ढुलमुल रवैये से लगता है कि पुलिस प्रशासन डॉक्टर ब्रजमोहन मंगल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। परिजनों ने बताया कि डॉक्टर ब्रजमोहन मंगल ने अपने निजी अस्पताल में शिल्पी मित्तल का गलत और लापरवाही से इलाज किया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी। मामले में न्यालगंज थाना पुलिस और SP को 17 नवंबर को शिकायत दी गई थी। पुलिस ने मृतका के ऑपरेशन से संबंधित जानकारी के लिए CMHO धौलपुर से जांच की मांग की थी, लेकिन 2 महीने बाद भी जांच पूरी नहीं की गई और थाना प्रभारी को भी जांच नहीं सौंपी गई है। जांच के बारे में जब थाना प्रभारी से पूछा जाता है तो कह देते हैं कि जब तक CMHO के यहाँ से जांच नहीं मिल जाती तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। परिजनों ने बताया कि घटना को लेकर 27 दिसंबर को भी कलेक्टर और SP को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अभी तक जांच में कोई तेजी नहीं आई है। इसको लेकर पीड़ित पक्ष कई बार CMHO से भी मिल चुका है और प्रार्थना पत्र देकर जांच को जल्दी करवाने की मांग भी कर चुके हैं। घटना को करीब 2 महीने का समय बीत चुका है।
लेकिन अभी तक कहीं से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है और ना ही कोई कार्रवाई हुई है। ऐसे में हमारी मांग है कि जांच को निष्पक्ष रूप से जल्दी पूरा किया जाए और आरोपी डॉक्टर व उसके स्टाफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। बाड़ी में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी 10 मीटर से रही कम। 2 दिन से लोगों को मिली थी सर्दी से राहत, 10 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा। बाड़ी शहर में पिछले 2 दिन से लोगों को सर्दी से राहत मिली थी, लेकिन सोमवार रात से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मंगलवार को इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है। इसके चलते दृश्यता करीब 10 मीटर पर आकर अटक गई है। वहीं गलन भरी सर्दी से लोग बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं अचानक मौसम बदलने से लोगों को कड़ाके की ठंड का फिर से एहसास हुआ है। ऐसे में वाहनों को भी हाईवे पर लाइट जलाकर चलाना पड़ रहा है। पिछले 2 दिन जरूर लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिली थी। सिंचाई विभाग के एईएन विवेक अग्रवाल ने बताया कि सर्दी का दौर मकर संक्रांति तक जारी रहेगा। ऐसे में पारा फिर से 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। वहीं घने कोहरे के चलते लोगों को आज सुबह से भारी परेशानी हो रही है और लोगों की दिनचर्या भी बिगड़ी हुई है। दूसरी ओर नगर पालिका के साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि सुबह 5 बजे ड्यूटी पर आते हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड में काम करना मुश्किल हो रहा है। 14 जनवरी तक बढ़ाई प्रशासन ने स्कूल की छुट्टियां। जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल के निर्देश पर सोमवार को ही जिले के सरकारी और निजी सभी स्कूलों की कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की छुट्टियां बढ़ाकर 14 जनवरी तक कर दी गई हैं। शिक्षा विभाग के जिला अधिकारी मुकेश गर्ग का कहना है कि 14 जनवरी तक निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 10 से शाम 4 बजे तक संचालित हो सकती हैं। सब्जी की फसल को हो सकता है नुकसान। कृषि अधिकारी राम मुकुट का कहना है कि सर्दी से सब्जी की फसल को नुकसान की संभावना है। गेहूं और सरसों को भरपूर लाभ है। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। राजस्थान के छात्रों के अंदर एक नई जान फूंकने वाले हमारे छोटे भाई, बहुत ही प्यारे और बहुत ही आदरणीय अभिषेक चौधरी जी, सम्मानित प्रिंसिपल साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब और विशेषकर जिनके सम्मान में हम सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष भाई सोनू जी, सारे हमारे पदाधिकारी दुबे साहब, बघेला साहब और हमारे युवा साथी चेयरमैन साहब, क्योंकि आज चेयरमैन साहब की विशेष साइलेंट भूमिका बहुत ज्यादा है। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया है, लेकिन इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा अंदर से भूमिका उनकी रहेगी भविष्य। और आज यहाँ पर प्रांगण में आए हुए प्यारे प्यारे साथी भाइयों बहनों, हमारे गुरुजन, मीडिया के साथी, पुलिस के साथी, मैं हमेशा देखता था कि छात्र संघ के अध्यक्ष बहुत बड़े बड़े नेता बनते हैं, बहुत सारे लोग विधायक बनते हैं, बहुत सारे लोग मंत्री हैं, अभी मंत्री हैं, पूर्व की सरकार में मंत्री थे, मुख्यमंत्री बनते हैं और बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री बनते हैं। लेकिन आज सोनू ने सीधी 2 करोड़ की मांग करके मुझे विश्वास दिला दिया कि ये कैसे बनते। मुझे आज पता लग गया, पद कोई सा भी हो, सोच बड़ी होनी चाहिए। और ये अच्छी बात है, जो बड़े इरादे रखते हैं, जो बड़ी सोच रखते हैं, वो ही बड़े उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। कई बार खुद के लिए करते हैं, कई बार समाज के लिए करते हैं, लेकिन बड़े उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। अभी वरना इतनी बड़ी मांग सोनू नहीं रखता तो मैं 20 लाख रुपए की घोषणा करके जाता, 25 लाख की कर देता ज्यादा से। अब मुझको टेंशन हो गई, क्योंकि देखो मांगा हुआ कभी पूरा तो हो नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं आसपास तो पहुंचो। तो हमने बैठे बैठे मंच पर स्कीम बना ली है कि मेजर ध्यानचंद योजना के तहत 1 करोड़ रुपए आपके खेल मैदान को लगेंगे और उसमें विशेष बात यह है कि ये मेजर ध्यानचंद योजना जो है उसमें जितना प्रदेश सरकार का पैसा आएगा उतना क्षेत्रीय बॉडीज को भी लगाना पड़ता है। तो आधा 25 लाख चेयरमैन साहब देंगे, 25 लाख प्रिंसिपल साहब कॉलेज की कमेटी की तरफ से देंगे और 50 लाख खेल विभाग की तरफ से आएंगे, क्योंकि योजना ही ऐसी, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा हो जाएगा।
कम गुड़ डालोगे कम मीठा होगा, ज्यादा डालोगे ज्यादा मीठा होगा। साथियों, आप छात्र हैं और आप देश का भविष्य हैं। खेलों के अंदर आप देखिए, इतनी बड़ी मांग कर ली, बड़ी मांग पूरी हो जाएगी। और मेरा एक मानना है कि एम्प्लॉयमेंट से बढ़िया कोई एंगेजमेंट नहीं और खेलों से बढ़िया कोई एंटरटेनमेंट नहीं। उसके लिए कई बार कोई टीवी में, फिल्म में, नेटफ्लिक्स में कई एंटरटेनमेंट वहां ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर असली एंगेजमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट है, और असली एंटरटेनमेंट है तो स्पोर्ट्स। आपका स्वास्थ्य सुधरेगा, आपका मानसिक स्वास्थ्य सुधरेगा। टीम गेम खेलने से आपके अंदर सभी को साथ लेकर चलने की भावना पैदा हो, और वो समाज के अंदर आपको एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाने में सबसे बड़ी योगदान जो होगी वो भावना की होगी, सबको साथ लेकर चलने, और वो खेलों से आता है। अभी भाई रोहित जी कह रहे थे कि ग्रामीण ओलंपिक बहुत शानदार रहा। ग्रामीण ओलंपिक वाकई में राजस्थान की जनता को बड़ा पसंद आया, और इसका प्रमाण यह है कि 30 लाख लोगों ने पूरे राजस्थान में खेला, बड़े उत्साह के साथ में खेला। और कोरोना के बाद में जो एक नकारात्मक वातावरण पूरे राजस्थान में बन गया था, उसको छोड़कर मैदान पर उतरने की जो भावना आई, 11 लाख बहनें और महिलाएं खेली है। 11 लाख। दुनिया में 200 से ऊपर देश हैं, आधे से ज्यादा देशों की आबादी 3 मिलियन नहीं है जितने लोग ग्रामीण ओलंपिक में खेले, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। खेलों के अंदर हमने खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 2 जॉब पॉलिसीज में अमेंडमेंट किया। 2% में किया, मेजर ध्यानचंद में किया, इसमें आउट ऑफ टर्न में किया, और दोनों से लगाकर आज की तारीख में 600 से 700 स्पोर्ट्समैन राजस्थान सरकार में नौकरियां लग गई, नॉट डिवाइस भी बने। और वही वजह है कि आज खेल आगे बढ़ रहे हैं। जब खिलाड़ी का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा तो कोई माता पिता हिचकिचाएंगे नहीं अपने बच्चे को मैदान पे भेजने से। जब हम छोटे थे तो कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। अभी एक नई कहावत, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। साथ ही साथ साथियों, देखिए, अपनी बात खत्म करने से पहले एक बात जरूर कहूंगा। आज हम जिस वातावरण में, जिस देश में जी रहे हैं, ये वो देश है जिसकी कल्पना शहीद भगत सिंह ने करी थी, चंद्रशेखर आजाद ने करी थी, राजगुरु सुखदेव, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू ने करी थी। उसीलिए आज कानून के राज में हम आराम से अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन आज आपके समाज के अंदर नफरत का बीज बोया जा रहा है, चाहे वो जाति से जाति के नाम पर है, चाहे वो धर्म के नाम पर है। और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि कोई विचारधारा, कोई व्यक्ति अगर नफरत का बीज आपके दिमाग में बोता है तो वो आपका दुश्मन है, कभी भी आपका मित्र नहीं हो सकता। यदि आज ये नफरत के बीज इस भारत की धरती में पड़ गए, कल इसका पेड़ बनेगा, इस पेड़ के जहर के फल आएंगे और आने वाली पीढ़ियों को वो फल खाने पड़ेंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोग बहुत जल्द पढ़ाई लिखाई खत्म करके समाज में जाएंगे और आपके कॉलेज का एक चेहरा आप समाज में पेश करेंगे। आपकी सोशल जो आप लोगों ने परिवार के अंदर, समाज के अंदर शिक्षा ली है, उसका चेहरा लेकर आप समाज में जाएंगे। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जब आप वयस्क समाज में जाएं तो प्यार का संदेश लेकर जाएं, भाई को भाई से जोड़ने का संदेश लेकर जाएं, नफरत को खत्म करने का संदेश लेकर जाएं, देश को मजबूत करने का संदेश लेकर जाएं। जब तक नफरत फैलेगी हमारा देश कभी मजबूत नहीं हो सकता। जब प्यार और भाईचारा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है।
इस बात से आप लोग सब रजामंद है कि नहीं है? एक बार हाथ खड़ा करके मुझे बताइए कि प्यार में ही वो ताकत है जो देश को बना सकती है, नफरत में वो ताकत नहीं हो सकती। तो आप सब लोगों के भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और भगवान महादेव जी का आशीर्वाद आप सब लोगों पर बने रहे, आपके माता पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपके गुरुओं का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आने वाले समय में आप अपने गुरुओं को, अपने माता पिता को, अपने समाज को गौरवान्वित महसूस कराएं। ऐसे व्यक्तित्व बनकर आप निकलें, ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। के बीच में आने का मौका मिला। कलेक्टर साहब से ये विनती रहेगी कि जो रेलवे क्रॉसिंग बंद होने की बात हो रही है, कलेक्टर साहब आपने खुद ने देख लिया कि इन बच्चों को कितनी परेशानी आएगी। मेरे ख्याल से आज आप इस मंच से अनाउंस कर दें कि रेलवे क्रॉसिंग इन बच्चों के लिए बंद नहीं होगी। इशू यह है कि हम किस तरह से इस कॉलेज को आगे बढ़ा के लेके जाएं, जिससे उच्च शिक्षा का स्तर हम बढ़ा सकें। जो सोनू ने मांग करी कि 40 लाख रुपया भी लगेगा आपकी लाइब्रेरी बनने में, और ये कई दिन से ये बात चल रही है कि लाइब्रेरी, 1 साल से मैं भी सुन रहा हूं कि लाइब्रेरी नहीं बनी। तो आज अपनी जो बैठक हो रही है उसमें, पिछली बैठक में अपने डिसीजन लिया था कि 20 लाख रुपए आप दोगे। चेयरमैन साहब अब नहीं चलेगा, 20 लाख रुपए चेयरमैन साहब को देने ही देने पड़ेंगे। चेयरमैन साहब ने गर्दन पकड़ना है, साफ बात है, बच्चों का मामला है, ठीक है, पक्की नहीं तो चेयरमैन के घर धरना दिया जाएगा। और बाकी अनाउंसमेंट आज मंत्री महोदय के लिए छोड़ते हैं, मैं तो आप लोगों के बीच में करता ही आ रहा हूं। बाकी अनाउंसमेंट मंत्री महोदय से करेंगे, ठीक है ना। मंत्री महोदय को कहना है खेल की उम्दा व्यवस्था हमारे कॉलेज में हो। मंत्री महोदय कुछ ऐसा अनाउंस करके जाए, ऐसी गिफ्ट देके जाए धौलपुर के कॉलेज के लिए, जो कि हमेशा याद रहे कि कोई मंत्री बना तो अशोक चांदना जैसा बना, जो धौलपुर को उपहार देके गया। सबसे पहले मैं धन्यवाद मंत्री महोदय का देता हूं कि आज ग्रामीण ओलंपिक का जो आयोजन उनकी लीडरशिप में हुआ, उन ओलंपिक खेलों को दूसरी स्टेटें कॉपी करना चाह रही हैं। दूसरी चीज आपको कहना चाहता हूं कि अभी 26 जनवरी से शहरी ओलंपिक खेल हमारे शुरू होने जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप में से काफी लोग शहरी परिवेश में रहते हैं, शहर में रहते हैं। आप लोग बढ़ चढ़ के इन खेलों में हिस्सा लो, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई से ही पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट नहीं होता। खेल खेलोगे तो उससे भी एक पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। आप में लीडरशिप क्वालिटीज, आप में आपस में भाईचारे की क्वालिटीज, वो सिर्फ खेल से आती है, वो पढ़ाई से नहीं आती। पढ़ाई से तो एक दूसरे में कंपटीशन की भावना आती है कि एक आदमी दूसरे आदमी से किस तरह से अच्छा करे, जिससे वो पहली रैंक लाए, फर्स्ट डिवीजन लाए, अच्छे मार्क्स लाए। बट खेल ही ऐसी एक योजना है और ऐसा माध्यम है कि जिससे आप लोगों की लीडरशिप क्वालिटी और आपस में भाईचारा जो बढ़ाने की क्वालिटीज है, वो सिर्फ खेल के माध्यम से आती है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि जो शहरी ओलंपिक खेल होने वाले हैं उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, हमारे धौलपुर को दिखा दें। क्योंकि ग्रामीण ओलंपिक में मंत्री महोदय हमारे यहाँ बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया था। ग्रामीण ओलंपिकों का खेल का आयोजन इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत उम्दा स्तर पर गया था। मतलब लोगों में लड़ाई थी जीतने के लिए। हमने पंचायतें करी लोगों में कि भाई नहीं ये टीम जीती है, ये टीम हारी है, इसमें कुछ हुआ है नहीं हुआ है, इतना जोश था। मैं चाहता हूं वही जोश आप लोगों के बीच में शहरी ओलंपिक में रहे। और मैं चाहता हूं कि अगला चुनाव से पहले अगला ओलंपिक खेल भी सितंबर के महीने में मंत्री महोदय आप आयोजन कराएं, जिससे कि हमारे बच्चे खेल खेल सकें। तो आज आप लोगों का बहुत तहे दिल से
धन्यवाद। छात्र संघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ज्वाइंट सेक्रेटरी सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप छात्र संघ में अच्छा काम कर सकें, बच्चों की मदद कर सकें, जिससे ये सब धौलपुर जिला आगे बढ़ सके। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। एनीथिंग स्पेसिफिक आप लोग पूछना चाहो, आप कुछ पूछना चाहो, कुछ बताना चाहो, कई ऐसी चीजें होती हैं कि कोई ऐसा इशू है जो हमारी नजर में अभी तक आया नहीं हो और वो कोई पब्लिक से जुड़ा हुआ ऐसा इशू जो आप नजर में लाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पत्रकारिता भी एक जनहित का ही कार्य है। सर जी, हमारा एक मुद्दा चल रहा है पत्रकारों के लिए भूखंड के लिए। अच्छा, पत्रकारों को भूखंड दिलाया जाए, वो काफी समय से चल रहा है। नहीं, हमारे यहाँ पर कितने लोगों का अप्लाई है? अप्लाई नहीं है, यहाँ तो अप्लाई नहीं कोई है, नहीं है, स्कीम ही नहीं है, स्कीम ही नहीं। वो क्या है, एक मीटिंग हुई थी, वो संभाग स्तर पर वो अप्लाई करने की बात चल रही है संभाग में। इसकी मैं आपको बता दूं, स्टेट लेवल की कमेटी फॉर्म हो गई है, कई सालों से कमेटी थी ही नहीं, ये कमेटी फॉर्म हो गई है, इसकी मीटिंग चल रही है। इस बार भी शायद ये मीटिंग जनवरी के महीने में हम लोग करेंगे। उस मीटिंग के जो मिनट्स है वो मैं अगली बार आऊंगा तब आप लोगों को बता दूंगा। जिला स्तर पर काफी दिनों से मांग चल रही है। मैं इस चीज को उठाऊंगा कि जो प्रदेश स्तर पर पॉलिसी रहे वही जिला स्तर पर रहेगी, क्योंकि जो पत्रकार जिला लेवल पर कवर करते हैं उनको क्यों किसी योजना से दूर रखा जाए। अगर प्रदेश पर भी तो पत्रकारिता ही कर रहे हैं, जर्नलिज्म ही कर रहे हैं, कवर ही कर रहे हैं, जिले में भी वही कर रहे हैं, तो जिले के पत्रकारों को भी वो फायदा मिलना चाहिए। जो पत्रकार 20-20 साल से 25-25 साल से जो काम कर रहे हैं उन सबको वो हम आपकी बात को पीडब्ल्यूडी की रोड्स की हमने डिटेल्स ली, तो लमसम 80% हमारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हैं। 21-22 मुझे तो आप बताएं आपकी तरफ ये जो काली तीर योजना थी, 703 करोड़ की जो काली तीर योजना है, उसका आज टेंडर जारी हो गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस जिले के लिए। इससे चंबल से पानी लिफ्ट करके हम अपने डैमों में डालेंगे और डैमों से जो पानी ओवरफ्लो होगा वो हमारे पार्वती नदी और उटंगन नदी में जाएगा, जिससे धौलपुर और राजाखेड़ा का जो वाटर लेवल है जो काफ़ी नीचे जा चुका है उसको ऊपर आने में मदद मिलेगी। उस नदी पर करीब करीब 9 एनीकट बने हुए, 10वां एनीकट हम इस बजट में मांग रहे हैं, तो 10 एनीकट हो जाएंगे। तो ये नदी में करीब करीब आप मान के चलो 8 से 9 महीने पानी रहेगा, और यदि ये पानी रहेगा 8 से 9 महीने तो वाटर टेबल निश्चित रूप से अपना ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि हमारे को फर्क चंबल से नहीं पड़ रहा। चंबल हमारे से 400 मीटर नीचे है, हमारे को मैक्सिमम फर्क जो पड़ रहा है वो पार्वती नदी से पड़ रहा है, वो हमारा एक ही लेवल पर है। तो वो पानी का भाव राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ जाएगा, तो दोनों तरफ जो पानी का लेवल है वो ऊपर उठ जाएगा। एक चीज तो वो होगी, और दूसरा हमने ये जो स्कीम है ये वाटर ड्रिंकिंग की बेस स्कीम है, क्योंकि इससे करीब करीब 200 गांव सरमथरा के जुड़ेंगे, बाड़ी में पानी की उपलब्धता शहर में होगी। ये वाटर ड्रिंकिंग है, ये सिर्फ ओवरफ्लो वाला पानी है वो हम यूज कर रहे हैं। और ओवरफ्लो में भी क्या है, चंबल का जो ओवरफ्लो है हमारे को बर्बाद करके जाता है राजाखेड़ा की 4 या 5 पंचायत को, और बसेड़ी की एक पंचायत में लास्ट 2 साल से ओवरफ्लो के पानी की वजह से हमारे यहाँ बाढ़ आई। तो उस बाढ़ के पानी को, ओवरफ्लो के पानी को हम टैप करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये वाला पानी जो है ये निश्चित तौर पे सिर्फ बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। कोई किसी ने भी अभी तक इसको टैप नहीं करा है। जो बे ऑफ बंगाल में पानी जा रहा है वो खारा हो जाएगा, तो हम चाहते हैं कि इस पानी को हम टैप कर लें। इस पानी को टैप करके हम इधर अपने बांधों में डाल दें, जिससे हमारा रामसागर बांध भर जाएगा, हमारा पार्वती डैम भर जाएगा, और एक और डैम है उस पर भर जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं, ये जो हमारा यहाँ पर डैम बना हुआ है धौलपुर के पास जो डैम बना हुआ है, कि वहां से एक छोटी माइनर और बनवा लें, इसमें और एडिशन करा लें, माइनर बनवा लें, तो उसको भी यदि बारिश के पानी से नहीं भरता है वो भी ओवरफ्लो से हम इस डैम को भी, ये जो छोटा डैम है जिसका कमांड एरिया भी है, छोटा सा पंचगांव तक कमांड एरिया जाता है उसको भी मैं भरवाना चाहता हूं। तो उससे क्या है, कम से कम जो पथरीली जमीन है, धौलपुर से लगी हुई पथरीली जमीन है, जहां पानी की आपको पानी नहीं मिल रहा है,
वो लोगों को भी पानी मिलना शुरू हो जाएगा, वहां का भी वाटर टेबल बढ़ेगा और वहां का कमांड एरिया का डेवलपमेंट भी बेटर तरीके से हो जाएगा। तो ये हमने सोचा था कि इस तरह से। और दूसरा मैं एक चीज कहूंगा, जो धौलपुर लिफ्ट इरिगेशन योजना है जो महारानी साहब ने शुरू करी थी, हमारे को 20 करोड़ रुपया देके गई थी, उसमें से 5 पंचायतें राजाखेड़ा की छूट गई थी। उन 5 पंचायतों के लिए हम वर्क कर रहे हैं कि वो 5 पंचायतें भी इसमें रुक जाएं, किसी तरह से रुक जाए, 5 पंचायतों में भी लिफ्ट इरिगेशन। और आज तक हम करीब 650 से 700 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। बीजेपी तो 20 करोड़ रुपए दे के गई थी, बट हमारी सरकार ने 600-700 करोड़ रुपया देके वो कराए। और हमारी इच्छा है कि नेक्स्ट सितंबर में कुछ जगह हम इसमें पायलट प्रोजेक्ट जैसे पानी शुरू कर दें, जिससे कि धौलपुर लिफ्ट इरिगेशन योजना का भी शुभारंभ हो जाए। तो ये जो मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम करा है धौलपुर जिले के लिए, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। सभी मंत्रियों का शुक्रिया अदा करता हूं जिनने हमारा सहयोग करा इस काली तीर परियोजना लाने के लिए। नमस्ते, थैंक यू। विशेष फैसला लिया गया, तकरीबन 9,500 के आसपास कृषकों के कनेक्शन धौलपुर जिले में है। उनमें से 3,500 कृषकों का बिल जीरो आ रहा है। ऐसे भी कृषक हैं जो दायरे में आ रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई पेनल्टीज भरी नहीं है, बिल भरे नहीं है, पेंडेंसी बोल रही है, उस वजह से वो इस योजना का फायदा नहीं ले पा रहे। तो कलेक्टर साहब से और बिजली विभाग से आज हमारी चर्चा हो गई है कि तहसील लेवल पर और पंचायत लेवल तक सेटलमेंट के कैंप्स लगाए जाएं और 1 महीने में वो रिजल्ट आए कि जो लोग इस योजना का फायदा ले सकते हैं, केवल पेनल्टी 1 टाइम सेटलमेंट किया जाए, 1 टाइम सेटलमेंट हो, ताकि भविष्य में इस योजना का फायदा उनको ज्यादा से ज्यादा मिले। बहुत सारे लोग इनकी पेंडेंसी की वजह से ही केवल नहीं ले पा रहे। ये फैसला आज हो गया है। दूसरा, हमारे जिले में तकरीबन 15,000 के आसपास नरेगा में लेबर चल रही है। कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश के गरीब से गरीब तबके को नरेगा एक बहुत बड़ा संबल है। तो टारगेट दिया गया है कि इसको जांचें कि क्यों तो पंचायतों से प्रपोजल आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, और आ रहे हैं तो रुक कहाँ रहे हैं। तो ये लेबर को 15,000 से बढ़ाकर 50,000 तक पहुंचाने का टारगेट हम लोगों ने पंचायत राज विभाग को दिया है। साथ ही साथ बाकी कुछ ऐसी टेक्निकल समस्या हैं जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, अगर वो भी सब डिपार्टमेंट से हम लोगों ने फॉलोअप मांगा है। यदि आपके डिपार्टमेंट के कोई ऐसे जैसे इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पोस्टें खाली हैं, कोई आपके बजट के जो क्रियान्वयन में कोई समस्याएं आ रही हैं किन्हीं कारणों से, वो हमें लिख के दें। आपके अपने न्यूज चैनल रणछोड़ टीवी में खबरें व विज्ञापन लगवाने के लिए वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे इन नंबरों पर खबरें भेजें व अपने विज्ञापन भेजें।